शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पहली सूची है, इसमें विटामिन दे रखे हैं, और दूसरी सूची है, इसमें जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं उनके बारे में दे रखा है। विटामिन B1, विटामिन B1 है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 होगा, बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B3 है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन C है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन B2 है, इसकी कमी से रोग होता है एराइबोफ्लेविनोसिस। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी है वह सही होगा। ए में 3 और बी में 4, सी में 2 और डी में 1, तो ऑप्शन नंबर डी है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में मेरास्मस रोग रिक्त स्थान की गंभीर कमी के कारण होता है। बच्चों में मेरास्मस रोग है वह किसकी कमी के कारण होता है? इसमें ऑप्शन नंबर सी है वह सही होगा, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से बच्चे हैं, इनके अंदर मेरास्मस रोग है वह हो जाता है। और जो वयस्क होते हैं, वयस्क हैं, इनके अंदर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वयस्क हैं, इनके अंदर रोग होता है क्वाशियोरकार। तो ये दोनों रोग हैं, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उन रोगों की पहचान कीजिए जो एक व्यक्ति के शिथिल जीवन शैली के कारण आते हैं। शिथिल मतलब आलस से जीवन शैली के कारण कौन से रोग आते हैं? पहला दे रखा है रिकेटस। रिकेटस जो रोग है यह कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। मोटापा, मोटापा है, यह शिथिल जीवन शैली के कारण आता है। थैलेसीमिया, उच्च रक्तचाप, घेंगा, तो इसके अंदर जो मोटापा और उच्च रक्तचाप बीपी हैं यह इसके अंदर सही होंगे, बी और डी। ऑप्शन नंबर सी है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से उन खाद्य समूह की पहचान करें जो संतुलित आहार बनाते हैं। विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज, प्रोटीन और रेशे। प्रोटीन और रेशे, रेशे हैं इसके अंदर सही नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन है वह इसमें सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है वह इसमें सही होगा, ए, बी और सी। विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा के अंदर कौन सा विटामिन है वह घुलनशील है वह होता है? तो वसा के अंदर आप याद रख सकते हैं अधिक से ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन है यह होते हैं वसा के अंदर घुलनशील। और विटामिन बी और सी, विटामिन बी व सी हैं, ये होते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, बी व सी। तो वसा के अंदर कौन सा होगा? इसके अंदर सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए और डी। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है, सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से वर्णांता नहीं होती है, वर्णांता रतौंधी रोग है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रावी मसूड़े या बंगूर हड्डियां किसकी कमी से हो जाती हैं? स्त्रावी मसूड़े हैं और बंगूर हड्डियां यह किसकी कमी से हो जाती हैं? तो यह विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है, क्रेटिन यूरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्रिएटिन जो यूरिया है यह किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन ई की कमी से। बंदेता और ये जो क्रिएटिन यूरिया है ये दोनों बीमारियां हैं, यह विटामिन ई की कमी से होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी रासायनिक नाम है। विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम है वह क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, प्रतिस्कर्वी एस्कार्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? एस्कार्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह होता है प्रतिस्कर्वी अम्ल या एस्कार्बिक एसिड। विटामिन ए जो है, विटामिन ए है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनोल। विटामिन बी है, इसका जो रासायनिक नाम B1 का जो रासायनिक नाम है वह होता है थायमीन। विटामिन B2 जो है इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन।
विटामिन बी3, विटामिन बी3 है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है नियासिन। विटामिन बी5, विटामिन बी5 है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है पायरिडोक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। विटामिन बी7 जो है इसको विटामिन एच भी कहा जाता है। विटामिन बी9 है, इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। विटामिन बी12, विटामिन बी12 है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है वह होता है। विटामिन सी है, इसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी जो है इसका होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। और विटामिन के है, इसका रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। तो ये सभी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है ए, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है। उसको कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी और मेरास्मस। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। उसको स्कर्वी रोग है वह हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। स्कर्वी रोग जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी है, इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? तो जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, जो ये होते हैं ये सभी विटामिन सी के स्रोत है वह होते हैं। तो विटामिन सी जो है इससे स्कर्वी रोग होता है और केवल दूध, अंडे और रोटी खाने वाले को स्कर्वी रोग है वह हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड, कुकर खांसी। तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। स्कर्वी है यह एक संक्रामक रोग नहीं है। स्कर्वी जो है यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, विटामिन सी है यह दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आंवला तथा हरी मिर्च, आंवला तथा हरी मिर्च है यह किसके स्रोत है? आंवला और हरी मिर्च है ये किसके स्रोत हैं? तो आंवला है यह विटामिन सी का है। आंवला और हरी मिर्च दोनों विटामिन सी के होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई जो सब्जियां हैं इनको धोने से कौन सा विटामिन है वह निकल जाता है? तो विटामिन बी और जो सी होते हैं ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। सी विटामिन है वह निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है टोकोफेरोल विटामिन ई कौन से पशु के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन से पशु के दूध में यह प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, बकरी के दूध में। अगला है विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचन में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? इसमें ऊर्जा है वह प्रचुरतम है। अनाज, मिलेट व दालें, सब्जियां, फल, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस, मछली, तेल व वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। वसा जो है इसके अंदर किलो कैलोरी जो ऊर्जा है उसकी मात्रा सर्वाधिक है वह होती है। 1 ग्राम जो वसा है इसके अंदर ऊर्जा है वह होती है 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर जो ऊर्जा है वह होती है 4 किलो कैलोरी। अगला है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष के अंदर कौन सा रोग है वह हो जाता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरीबेरी, रक्तता।
तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, अरक्तता या एनीमिया रोग है वह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? विटामिन B12 है, इसके अंदर कौन सी धातु है वह पाई जाती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, कोबाल्ट है यह पाई जाती है। विटामिन B1, विटामिन B1 जो है इसके अंदर पाया जाता है सल्फर। विटामिन B3 व B6 है, इसके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन। विटामिन B9 है, इसके अंदर पाया जाता है आयरन, लोहा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी शरीर में मदद करता है। विटामिन बी है वह शरीर के अंदर मदद करता है अच्छी दृष्टि बनाए रखने में, आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखने में, कोशिका स्वास्थ्य बनाए रखने में, इन सभी में। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? विटामिन बी है वह किस किस में मदद है वह करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा इन सभी में। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता है वह होती है? मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता है वह होती है? तो यह होती है विटामिन डी की। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। विटामिन ए है, यह सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गाजर में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस का कारण है। बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस है, इसका क्या कारण है? तो इसमें होगा विटामिन डी की कमी से ये दोनों रोग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर में विटामिन डी है यह उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, वह कौन सा विटामिन है? वह होता है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है तथा कैल्शियम का अवशोषण है वह बढ़ाता है। तो वह होगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण में उपयोगी हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, त्वचा को विटामिन डी देती हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन K1 है, इसका वैज्ञानिक नाम है वह क्या होगा? विटामिन K1 है, इसका वैज्ञानिक नाम है वह क्या होता है? विटामिन के जो है इसका वैज्ञानिक जो नाम होता है वह होता है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन इसका नाम होता है। विटामिन K1 जो है इसका वैज्ञानिक नाम है वह होता है फाटोनडाइओन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रति रक्त स्त्रावी है? कौन सा इसमें प्रति रक्त स्त्रावी है वह होता है जो रुधिर का थक्का बनाता है? तो कौन सा है इसमें? विटामिन के। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है वह क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स, पॉली एसिड्स, पॉलीएस्टर्स, पॉलीसेकेराइड। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? प्रोटीन जो होता है यह बहुत सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं, इनसे मिलकर बना होता है और ये जिस बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स बंध। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला है, दालें इसका एक अच्छा स्रोत है। दाल है वह किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो ये होती है प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है। एकल कोशिका प्रोटीन है, इसका जाना माना स्रोत है वह कौन सा होता है? तो स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है यह एक एकल कोशिकीय नीला हरा शैवाल है वह होता है और इसके अंदर सबसे ज्यादा 70% प्रोटीन है वह होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जैव अणु जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकते हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन है वह कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन है वह इसके अंदर होगा। केवल 3 प्रोटीन है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम है वह होते हैं। एंजाइम है वह क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है इनका निर्माण है वह मूल रूप से ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा।
अगला है प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान है वह सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अंडा जो है इसका जैविक मान है वह सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक प्रोटीन है वह होती है सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन है वह होती है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। प्रोटीन है इसकी कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है, तो क्वासी और कोर रोग हो जाता है एक तो, और एक होता है मेरास्मस। अगला क्वेश्चन है क्वासी और कोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा जाता है। कौन सी आयु सीमा के अंदर यह रोग है वह होता है, तो यह होता है 1 से 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। फैटी यकृत या फैटी लीवर जो होता है वह किस कारण होता है। फैटी लीवर है यह होता है क्वासी और कोर में। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। रिक्त स्थान के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। सोयाबीन, चना, मक्का, जौ। कौन सा ऑप्शन है वैसे होगा, ऑप्शन नंबर 1 है वैसे होगा सोयाबीन। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है। उंगली के जो नाखून है इसके अंदर कौन सी प्रोटीन है वह होती है। एक्टिन, मायोसिन, ग्लोबिन और केरोटीन। कौन सा ऑप्शन है वैसे होगा, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, केरोटीन प्रोटीन। ये जो केरोटीन जो प्रोटीन है यह नाखून और बालों के अंदर पाई जाती है। केरोटीन जो प्रोटीन है यह जल को प्रतिकर्षित करती है। जल को प्रतिकर्षित है वह करती है। जल को प्रतिकर्षित करने वाली प्रोटीन है वह कौन सी है, तो वह होती है केरोटीन प्रोटीन। अगला है कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। कौन सी है वह सबसे मीठी शर्करा है वह होती है। ऑप्शन दे रखे हैं फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो शर्करा होती है यह प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है वह होती है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। कार्बोहाइड्रेट जो हैं यह किससे मिलकर बने होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हैं इनका कॉमन नेम है वह होता है शर्करा, शुगर है वह इनका कॉमन नेम है वह होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वह होती है ग्लूकोज। सबसे छोटी जो इसकी इकाई होती है वह होती है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन सा एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हैं वह एल्कोहल में परिवर्तित हैं वह हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, जाइमेज। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा है वह प्रदान करती है। तत्काल ऊर्जा है वह कौन सी शर्करा प्रदान करती है। ऑप्शन दे रखे हैं लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज और ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, ग्लूकोज। अगला है कौन सी कृत्रिम शर्करा है। इसके अंदर कौन सी कृत्रिम शर्करा है वह होती है नोवेस्ट्रोल, एस्पार्टेम, टर्पिनोल और क्लोरोकिस्नोल। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एस्पार्टेम है यह एक कृत्रिम शर्करा है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध है इसका दही के रूप में जमने का कारण है वह क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला है ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट खमीर जो है यह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है वह होता है विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन बी और विटामिन डी। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा। ईस्ट जो है यह विटामिन बी और प्रोटीन है इसका मुख्य स्रोत है वह होता है, लेकिन विशेषतः यह विटामिन बी है इसका प्रमुख स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर सी है वह इसमें सही होगा। अगला है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है यह किस रूप में संचित होता है, तो यह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसमें होती है वसा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है।
ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह हैं, यह किसका एक अच्छा स्रोत है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है, वह होते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड का। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? वह होते हैं। पालक के जो पत्ते हैं यह किसके किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो ये होते हैं आयरन के। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारक होते हैं, रोग प्रतिकारक हैं वह कौन से होते हैं इसके अंदर? तो ये होते हैं ग्लोबुलिन। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। आलू में सबसे अधिक क्या होता है? आलू है इसके अंदर सबसे अधिक है वह क्या होता है? खनिज लवण, प्रोटीन, मंड स्टार्च या एंजाइम? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित करना है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है वह होता है स्टार्च। एंजाइम है ये होते हैं पेप्सिन। हार्मोन, हार्मोन है ये होता है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोटीन कीरेटिन। अगला है, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा है इसके अंदर कितनी ऊर्जा होती है? तो 9 किलो कैलोरी। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी है वह किसका प्रचुर स्रोत है? वह होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी उसको दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 4000 किलो कैलोरी। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, टमाटर है यह बहुल स्रोत है, कौन से अम्ल का है? तो होगा साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता उत्पन्न होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हैं वह इसके अंदर सही हैं। 3 नंबर ऑप्शन है वह असत्य है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं, ये कथन है वह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित करना है। कैल्शियम, कैल्शियम दे रखा है, सोडियम, आयरन और आयोडीन। तो कैल्शियम है इसके अंदर होगा रक्त स्कंदन। सोडियम है यह अंतःकोशिकीय द्रव्य के बीच विद्युत संतुलन का रख रखाव। आयरन है यह एनीमिया। आयोडीन है यह थायराइड हार्मोन का निर्माण है वह करता है। सोडियम है यह सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध हैं, ये इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाना इसका कार्य है वह होता है। पोटेशियम है यह सभी खाद्य पदार्थों में होता है। मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन। कैल्शियम है यह दूध, अंडे और हरी सब्जियां। विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस के ये मुख्य स्रोत हैं और यह कैल्शियम से मिलकर हड्डियां तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लौह तत्व है यह यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर और गुड़ इसके अंदर होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ऊतक ऑक्सीकरण। आयोडीन है यह नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन और काला नमक, और यह थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण है वह करता है। अगला है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना है। द्राक्षा शर्करा, द्राक्षा शर्करा है यह बोला जाता है ग्लूकोज को। फल शर्करा है यह बोला जाता है फ्रक्टोज को। दुग्ध शर्करा है यह बोला जाता है लैक्टोज को। और चीनी जो शर्करा है यह बोला जाता है सुक्रोज को। और स्टीविया है यह प्राकृतिक स्वीटनर। तो इसमें ए में 4 नंबर सही होगा, फल शर्करा फ्रक्टोज। दुग्ध शर्करा जो है यह होगी लैक्टोज। चीनी है यह होगी सुक्रोज। और स्टीविया है यह होगा प्राकृतिक स्वीटनर। सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जो है इसको गन्ने की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है।
रसोई घर की शर्करा, चीनी आदि नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व है वह प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर और मिठाइयां। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, पनीर। अगला है, एंजाइम की सामान्य क्रिया विधि है वह क्या है? एंजाइम की सामान्य क्रिया विधि है वह क्या होती है? यह सक्रियण ऊर्जा को कम कर कार्य है वह करता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अनुपूरक बच्चों में अत्यधिक दस्तों के उपचार हेतु प्रयुक्त है वह किया जाता है? कौन सा खनिज किया जाता है? तो जिंक। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन है, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग है वह होता है? तो नियासिन जो है यह बोला जाता है विटामिन B3 को, और इसकी कमी से रोग हो जाता है पेलेग्रा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? कौन से हैं वह पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है वह होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है यह, सबसे पहले हम इसके प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार है वह मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के जो उदाहरण होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? मोनोसेकेराइड के उदाहरण है वह ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज। ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण है वह होते हैं। उसके बाद डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड हैं, इसके उदाहरण हैं वह हैं सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज जो है यह बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से यह बनता है। उसके बाद है लेक्टोज। लेक्टोज है, यह बनता है ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज से। ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज से यह बनता है। उसके बाद में है माल्टोज। माल्टोज है, यह बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से यह बनता है। दूध के अंदर जो मीठापन है वह होता है लेक्टोज के कारण। सुक्रोज हमने पीछे पढ़ गए हैं, इसको टेबल शुगर, रसोई घर की चीनी आदि इसको कहा जाता है। माल्टोज जो है यह जो उबला पानी, चावल का जो उबला पानी होता है मांड, उसके अंदर यह पाया जाता है। उसके अंदर यह पाया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण पहला तो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज है, इसके बाद में है स्टार्च। सेल्यूलोज के बाद में स्टार्च। काइटिन, काइटिन है, यह होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है, यह होता है, और हिपेरिन। ये हैं वह पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है वह होते हैं। हिपेरिन जो ये होता है, हिपेरिन है, यह लीवर से बनता है और इसको एंटीक्लोटिंग एजेंट है वह कहा जाता है। नसें जो होती हैं, नसों के अंदर हिपेरिन है, इसी के कारण जो रक्त है इसका थक्का है वह नहीं बनता है। तो ये सभी पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है वह होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और हेपेरिन। मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज। डाइसेकेराइड के सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज। और पॉलीसेकेराइड हैं इसके सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन और हिपेरिन। अगला है, किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वह कहते हैं? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वह कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का रिक्त स्थान में टूटना शुरू करते हैं। साधारण शर्करा में, एमिनो एसिड में, पॉलीपेप्टाइड में, फैटी एसिड में। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? साधारण शर्करा में। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है वह कौन सा है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग या कमी गलत है? हाइपोकेलिमिया कैल्शियम की कमी के कारण नहीं होता है, यह होता है पोटेशियम की कमी के कारण। पोटेशियम की कमी के कारण यह रोग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए वसा की आवश्यकता होती है। वसा शरीर के भोजन के कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए वसा की आवश्यकता होती है। शरीर वसा में उतनी तेजी से ऊर्जा नहीं छोड़ सकता जितना कि कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 4 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग कैरोटीनॉइड्स का मुख्य स्रोत है? तो कौन सा होता है कैरोटीनॉइड का मुख्य स्रोत? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, फल व सब्जियां। अगला है, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक का माधुर्य मान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? कौन से का माधुर्य मान है वह सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, एलिटेम का। अगला है, स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांतर नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है वह कौन सा होता है? बेसिलस सीरस, बिफिडोबैक्टीरिया, ई कोलाई, स्टेफाइलोकस ओरियस। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, बिफिडोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? वसा इंसुलेशन प्रदान करते हैं। वसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। विटामिन ए डी ई के वसा घुलनशील विटामिन है। वसा कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक बनाते हैं। तो इसके अंदर कौन सा कथन है वह असत्य है? ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर असत्य है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके लिए ऊर्जा का प्राथमिक जो स्रोत होता है वह होता है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित करना है। सोडियम का प्रयोग है वह किसके लिए होता है? तो सोडियम है यह शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए। कैल्शियम है, इसका प्रयोग वह हड्डी व दांतों को मजबूत। लोहा हीमोग्लोबिन का घटक है। आयोडीन थायरोक्सिन बनाने के लिए। अगला है, क्वाशियोरकर जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से यह हो जाता है? तो यह होता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्य मान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम होता है? यह 2023 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफिसर की एग्जाम में। आरएस की एग्जाम में भी ये अभी पूछा गया है हाल ही के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, एलिटेम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है वह होता है? सूक्ष्म खनिज है वह कौन सा होता है? फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, मैग्नीशियम। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन जो है उनके रासायनिक नाम दे रखे हैं और एक तरफ जो विटामिन है इनको दे रखा है। टोकोफिरोल दे रखा है, फिलोक्विनिन, रेटिनोल, साइनोकोबाल्मिन। सबसे पहले तो रेटिनोल आप सभी जानते हैं, विटामिन ए जो है इसको कहा जाता है रेटिनोल। उसके बाद में बात करें टोकोफेरोल जो है यह कहा जाता है विटामिन ए को। साइनोकोबाल्मिन जो है वह कौन सी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विटामिन B12 को। और फिलोक्विनिन है ये कहा जाएगा विटामिन के को। K1 जो है इसको कहा जाता है फिलोक्विनिन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए में तो 3 होगा, ए के अंदर 3, 2 के अंदर दे रखा है। उसके बाद में बी जो है इसके अंदर होगा 1, बी जो है इसके अंदर होगा 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। सी है इसके अंदर 4 और डी के अंदर होगा 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुमेलित करना है। एक तरफ है विटामिन है वह दे रखी है और एक तरफ दे रखे हैं इनके कार्य। विटामिन के जो है इसका क्या कार्य होता है? विटामिन ई का, विटामिन ए का और विटामिन डी का, इन सभी के कार्य जो है वह इसके अंदर पूछे गए हैं। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा? सबसे पहले कार्य की यदि बात करें, आंख रेटिना की कोशिकाओं का उत्पादन और सामान्य प्रतिरक्षी प्रणाली कार्य,
ये कौन सी विटामिन द्वारा किया जाता है? तो ये कार्य है वह किया जाता है विटामिन ए द्वारा। तो विटामिन ए का कौन सा कार्य हो जाएगा? 1 नंबर का जो कार्य है वह करती है विटामिन ए। उसके बाद में दे रखा है शरीर में कैल्शियम का अवशोषण। शरीर के अंदर कैल्शियम का अवशोषण है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है विटामिन डी द्वारा। तो ये डी में है, इसके अंदर आ जाएगा 2 नंबर का कार्य। उसके बाद दे रखा है प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का जो कार्य है वह कौन सी विटामिन जो है वह करती है? तो यह करती है विटामिन ई। तो इसके अंदर कार्य आ जाएगा 3 और रुधिर स्कंदन का कार्य विटामिन के द्वारा किया जाता है, ब्लड क्लोटिंग का। तो इसके अंदर 4 नंबर जो है वह आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन दे रखी है और एक तरफ उनके अभाव में जो रोग होते हैं, उनकी कमी से जो रोग होते हैं उनके बारे में दे रखा है। विटामिन B1 है, इसकी कमी से रोग है वह हो जाता है बेरी-बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी-बेरी रोग जो है वह हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन B3 है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन C जो है इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन B2 है, इसकी कमी से हो जाता है एराइबोफ्लेविनोसिस। डी जो है इसके अंदर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। विटामिन दे रखी है और उनका उपयोग है उसके बारे में पूछा गया है। तो विटामिन ए है, ये क्या करता है? ये हमारी नेत्रों को स्वस्थ वह रखता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग जो है वह हो जाता है। तो इसके अंदर ए जो है इसमें आ जाएगा 3 नंबर, नेत्रों को स्वस्थ रखता है। उसके बाद में है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वह हमारे शरीर के अंदर कौन सा कार्य करता है? तो ये रोगों के विरुद्ध लड़ने में हमारे शरीर की सहायता है वह करता है। उसके बाद में दे रखा है विटामिन डी। विटामिन डी है वह क्या करता है? यह हड्डियों और दांतों के लिए शरीर में कैल्शियम के प्रयोग में सहायता करता है। विटामिन के जो है ये क्या करता है? ये ब्लड क्लोटिंग का कार्य है वह करता है। अगला है वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसा विलेय है और उसे पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सी विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट है और वसा विलेय है? वसा के अंदर वह विलेय भी है और उसे पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है। वसा के अंदर जो विलेय विटामिन होती है वो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, अधिक ADE जो विटामिन होती है ये वसा के अंदर विलेय होती है। तो बी वाला इसके अंदर असत्य हो गया और सी वाला इसके अंदर असत्य हो गया। बी और सी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता? कौन सा रोग है जिसका वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता? चेचक, हेपेटाइटिस, स्कर्वी, तपेदिक। तो स्कर्वी जो रोग है इसका वैक्सीन द्वारा बचाव है वह नहीं किया जा सकता है। अगला है स्पाइरुलिना अच्छा स्रोत है। स्पाइरुलिना जो है यह किसका एक अच्छा स्रोत है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? स्पाइरुलिना जो है यह किसका एक अच्छा स्रोत है वह होता है? तो यह होता है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत। स्पाइरुलिना जो है यह एक शैवाल होता है और इसके अंदर याद रखना सर्वाधिक प्रोटीन लगभग 71% प्रोटीन है वह इसके अंदर पाई जाती है। एक और शैवाल का नाम आपको याद रखना है क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल जो है इसके अंदर भी 51% प्रोटीन है वह पाई जाती है। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वे इसका यूज है वह करते हैं, स्पाइरुलिना और क्लोरेला का। तो ये आप याद रखना, सबसे ज्यादा प्रोटीन है वह इसी के अंदर पाई जाती है। अगला है नीचे दिए गए नीचे कथन दे रखे हैं एकल कोशिका प्रोटीन पशु और पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्पाइरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन में से एक है जो प्रोटीन, खनिज और विटामिन आदि के समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु इसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है। ये कथन हो गया असत्य। इसके अंदर केवल पहला जो कथन है वह सत्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है बच्चों में मेरास्मस रोग रिक्त स्थान की गंभीर कमी के कारण होता है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है, पीछे भी हम ये कर चुके हैं। किसकी कमी के कारण है वह मेरास्मस रोग है वह होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो आप याद रखना प्रोटीन जो है इसकी कमी से रोग होते हैं 2।
दो रोग जो है वह प्रोटीन की कमी से होते हैं। एक तो होता है क्वोशियोरकोर, ये रोग जो है ये एक तो ये होता है। ये जो रोग है वह होता है 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये रोग है वह होता है, और ये प्रोटीन की कमी से होता है। उसके बाद दूसरा रोग है उसकी बात करते हैं, तो वह है मेरास्मस। मेरास्मस रोग जो है यह प्रोटीन की कमी से तो होता ही है, एक और आप याद रखना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी के कारण ये रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट की जगह यदि आपको कैलोरीज भी ऑप्शन के अंदर मिल सकता है जो इसके अंदर दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। प्रोटीन तथा कैलोरीज जो है इनकी कार्बोहाइड्रेट या कैलोरीज की कमी के कारण होता है। और एक आप याद रखना, 1 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये मेरास्मस रोग है वह होता है। तो आप ये दोनों है वो याद रखना। डीएनए तथा कोशिका झिल्ली के निर्माण में कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? डीएनए तथा कोशिका झिल्ली का जो निर्माण है इसके अंदर कौन से खनिज की आवश्यकता है वह होती है? कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा? कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और सोडियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह से होगा फास्फोरस। अगला है, निम्न में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस है वह धुंधला हो जाता है? मोतियाबिंद जब बनता है तब आंख का जो लेंस होता है इसके साथ प्रोटीन है वह चिपक जाती है, जिसके कारण ये आंख का जो लेंस है वह धुंधला हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, चिकन या अंडे में खाद्य जनित संक्रमण से सामान्यतः जुड़े जीवाणु हैं। कौन सा जीवाणु जो है वह चिकन या अंडे में खाद्य जनित संक्रमण से जुड़ा हुआ है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेसिलस, स्टेफाइलोकोकस, क्लास्ट्रीडियम और साल्मोनेला। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, साल्मोनेला। निम्नलिखित में से कौन सा जीरोप्थेलमिया के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा है जो जीरोप्थेलमिया के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन दे रखे हैं, रेटिनल जीरोसिस, लेक्रिमल जीरोसिस, कंजक्टिवल जीरोसिस और कार्नियल जीरोसिस। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वैसे होगा, लेक्रिमल जीरोसिस। अगला है, उम्र से संबंधित विकार जिसमें हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाता है और फ्रैक्चर की संभावना है वह बढ़ जाती है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? उसको कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है, छिपी हुई भूख, हिडन हंगर को रिक्त स्थान की कभी को दर्शाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम, ये कमी होगा, कभी नहीं कमी होगा। किसकी कमी को दर्शाने के लिए किया जाता है? कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, लोहा और वृत्त पोषक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इसकी कमी को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस खनिज की कमी से क्षीण प्रतिरक्षी कार्य और केशन रोग होते हैं? क्षीण प्रतिरक्षी कार्य और केशन रोग जो हैं वह किसकी कमी के कारण होते हैं? सिलीनियम, क्रोमियम, फ्लोराइड, जिंक। तो यह होगा सिलीनियम। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसके अंदर। अगला है, समुद्री भोजन घेंगा रोग की रोकथाम के लिए प्रस्तावित भोजन है क्योंकि इसमें मुख्यतः उपस्थित होता है। घेंगा रोग जो है वह किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा रोग या इसको गलकंड के नाम से भी जाना जाता है, ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से ये होता है। और समुद्री जो भोजन है वह किसका स्रोत होता है मुख्यतः? तो आयोडीन का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। समुद्री भोजन जो है इसके अंदर क्या होता है मुख्यतः? आयोडीन जो है वह इसमें होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगला है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में सम्मिलित है। सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर कौन सा है वह सम्मिलित होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन। तो मानव शरीर की यदि हम बात करें तो इसमें सूक्ष्म जो पोषक तत्व है इसमें विटामिन और खनिज जो हैं वह इसके अंदर शामिल होते हैं। विटामिन और खनिज जो हैं वह इसके अंदर शामिल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा एक, तो खनिज तो इसके अंदर हो जाएगा 4 और 5 सही। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। और यदि हमें शरीर के अंदर खनिजों में भी सूक्ष्म खनिज की बात करें
सूक्ष्म खनिज जो हैं उनकी यदि बात करें तो सूक्ष्म जो खनिज है वह कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आयरन, जिंक, तांबा, सेलेनियम, मैग्नीज, फ्लोराइड, कोबाल्ट और आयोडीन। ये सभी सूक्ष्म खनिज है वह होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कुपोषण से संबंधित नहीं है? स्कर्वी रोग, रिकेटस, कैंसर, रक्ताल्पता, एनीमिया। तो शरीर के अंदर जो हमें भोजन और मानव जो स्वास्थ्य है इसके अंदर हम पढ़ते हैं वसा पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं, विटामिन पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, खनिज लवण इसमें हम पढ़ते हैं और जल पढ़ते हैं। तो इन छहों की कमी से जो रोग होते हैं वो कुपोषण के अंतर्गत आते हैं। तो कैंसर जो रोग है वह कुपोषण से संबंधित नहीं है, स्कर्वी भी है, रिकेटस भी है, रक्ताल्पता भी है, एनीमिया जो है यह भी इससे संबंधित है। अगला है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेलमिया शुष्का छिपाक होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेलमिया होता है। विश्व भर में प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण का सबसे सामान्य रूप है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? इसके अंदर ये दोनों ही जो कथन है वह सत्य दे रखे हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का शरीर में महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? शारीरिक ऊतकों की प्रतिपूर्ति, वृद्धि और संधारण, एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन और अन्य संरचनात्मक प्रोटीनों का संश्लेषण, मोटापे की रोकथाम करना प्रोटीन का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर दे रखा है, ये सही है, ये प्रोटीन का कार्य है वह नहीं है। अगला है, सूची 1 के साथ सूची 2 जो है इसका मिलान करना है। रोग दे रखे हैं और कमी कौन सी विटामिन या प्रोटीन या खनिज लवणों की कमी से ये रोग है वह हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए की कमी से पढ़ते हैं रतौंधी, जीरोप्थेलमिया, ये रोग हैं ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। उसके बाद में दे रखा है विटामिन बी की कमी से हो जाता है पेलेग्रा रोग, प्रोटीन की कमी से मेरास्मस रोग हो जाता है और आयोडीन कमी से गोइटर रोग है वह हो जाता है। अगला है, सुमेलित करना है। पोषक तत्व दे रखे हैं और जैव रासायनिक परीक्षण है वह इसके अंदर दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? विटामिन ए जो है इसके अंदर होगा सीरम रेटिनोल। कौन सा होगा? सीरम रेटिनोल इसके अंदर होगा। प्रोटीन है इसमें होगा थायराइड बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन। विटामिन के जो है इसके अंदर होगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम और नियासिन है इसके अंदर होगा मूत्र में एन मिथाइल निकोटिनामाइड। अगला है, सुमेलित करना है। एक तरफ आवश्यक वसा अम्ल दे रखे हैं और एक तरफ आहारीय स्रोत है वह इनके बताने हैं। लिनोलिक अम्ल दे रखा है, एराकिडोनिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल दे रखा है और आइकोसोपेटेनाइक अम्ल है वह दे रखा है। इनके आहारीय स्रोत हैं उनके बारे में हमें पूछा गया है। तो लिनोलिक जो अम्ल है इसके अंदर होगा कुसुम का तेल, इसके अंदर क्या होगा? कुसुम का तेल होगा। एराकिडोनिक अम्ल है इसके अंदर होगा मांस। लिनोलेनिक अम्ल है इसके अंदर हो जाएगा सोयाबीन का तेल और आइकोसापेटेनोइक अम्ल जो है इसके अंदर हो जाएगा मछली का तेल। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुमेलित करना है। एक तरफ भोजन दे रखा है, संतुलित आहार, पोषण और पोषक तत्व, और एक तरफ इनकी परिभाषाएं दे रखी है। भोजन में वे आवश्यक तत्व जो शरीर को उपयुक्त मात्रा में मिलने ही चाहिए उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पोषक तत्व। डी जो है इसके अंदर हो जाएगा एक सही। उसके बाद में है भोजन का विज्ञान, पोषक तत्व तथा उसमें शामिल अन्य पदार्थ। भोजन का विज्ञान, पोषक तत्व तथा उसमें शामिल अन्य पदार्थ जो है इसके अंदर कौन सा आएगा? तो इसके अंदर आएगा पोषण। सी जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा? 2 नंबर जो है वह इसमें सही होगा। कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जो निगलने, पचने तथा स्वांगीकरण के बाद शरीर को आवश्यक तत्व प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है भोजन। उसको क्या कहा जाता है? भोजन है वह कहा जाता है। ए है इसके अंदर आएगा 3 नंबर। और लास्ट में बच गया पर्याप्त मात्रा तथा सही अनुपात में विविध भोज्य पदार्थ हैं, इनको कहा जाता है संतुलित आहार। संतुलित आहार है वह इसको कहा जाता है।
टॉपिक इसके बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा दे रखा है पोलियो। तीसरा दे रखा है खसरा या मीजल्स। चौथा टाइफाइड और पांचवा दे रखा है मलेरिया। इनमें से कौन से रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा नहीं फैलते हैं? जीवाणु हैं, इनके द्वारा कौन कौन से रोग हैं वे फैलते हैं? तो जीवाणु से फैलने वाला पहला रोग लिखते हैं टिटेनस। टिटेनस जो रोग है यह जीवाणु द्वारा फैलता है और इसके जीवाणु का नाम क्या है? तो इसके जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जो है, टिटेनी है, इसके द्वारा यह फैलता है। दूसरा है हेजा। हेजा है यह किसके द्वारा? तो यह फैलता है वीबियो कोलेरी द्वारा। वीबियो कोलेरी जीवाणु है, इसके द्वारा यह फैलता है। उसके बाद में टाइफाइड। टाइफाइड जो है यह भी जीवाणु द्वारा फैलता है। इसका जो जीवाणु है वह है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद में आता है क्षय रोग। क्षय रोग जो है यह भी फैलता है जीवाणु द्वारा। इसका जो जीवाणु है वह होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद में आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग है यह भी जीवाणु द्वारा फैलता है। प्लेग रोग। प्लेग रोग है यह भी जीवाणु द्वारा फैलता है। काली खांसी रोग, निमोनिया, कोड या कुष्ठ रोग इसको बोलते हैं, गोनोरिया और सिफिलिस या इसको उपदंश भी बोलते हैं। उपदंश भी बोलते हैं। ये सभी रोग हैं वह जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। इसमें पहला दे रखा है तपेदिक, जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं, ये जीवाणु द्वारा होता है। तो ए है, इसके अंदर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें नहीं होगा। दूसरा पोलियो। पोलियो है ये जीवाणु द्वारा नहीं होता है, तो बी है, ये इसके अंदर सही होगा। उसके बाद में है खसरा या मिजल्स। खसरा जो है यह भी जीवाणु द्वारा नहीं होता है और मलेरिया भी नहीं होता है। मलेरिया रोग भी इसके अंदर नहीं होता। बी, सी, ई है वह इसके अंदर सही होंगे, ये जीवाणुओं से नहीं फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा जो है एक विषाणु मतलब वायरस जनित रोग नहीं है? एड्स, टाइफाइड, डेंगू, इन्फ्लुएंजा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 टाइफाइड जो है यह जीवाणु साल्मोनेला जो टाइफी जीवाणु है इसके द्वारा फैलता है, तो यह विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो युग्म सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा है वह सही नहीं है? हाथी पांव, एलिफेंटियसिस रोग है वह डब्ल्यू, मलाई, एड्स है यह रेट्रोवायरस, निमोनिया है यह ई हिस्टोलिटिका, ये इसके अंदर सही नहीं है। निमोनिया जो है यह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा द्वारा फैलता है। निमोनिया जो है यह फैलता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा द्वारा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा द्वारा यह फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया है यह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। इनमें से कौन से रोग हैं जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं? पहला दे रखा है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग है यह जीवाणु द्वारा फैलता है और यह फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो जीवाणु है इसके द्वारा यह फैलता है। उसके बाद में दे रखा है क्षय रोग। आप सभी जानते हैं ये एक जीवाणु जनित रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु है इसके द्वारा यह फैलता है। डिप्थीरिया रोग दे रखा है। डिप्थीरिया है यह भी एक जीवाणु जनित रोग है जो कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई द्वारा फैलता है। टिटनेस है यह भी एक जीवाणु जनित रोग है जो क्लास्ट्रीडियम टेटेनी द्वारा फैलता है। तो इसके अंदर चारों ही हैं, ये सत्य हैं, चारों ही जो रोग हैं ये जीवाणु जनित रोग हैं। अगला है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो, फाइलेरियासिस, टाइफाइड और हीमोफीलिया।
कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है। टाइफाइड जो रोग है यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला है, कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है? सुजाक रोग जो है यह गोनोरिया जो रोग है इसी को बोला जाता है। गोनोरिया जो है इसी को बोला जाता है सुजाक। तो यह किसके द्वारा फैलता है? तो यह फैलता है निसेरिया गोनेरियाई जो जीवाणु है इसके द्वारा यह रोग फैलता है। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? मियादी बुखार दे रखा है, हेजा, यक्ष्मा या तपेदिक और एड्स वह दे रखा है। तो एड्स है यह वायरस के कारण, HIV वायरस है इसके कारण एड्स है वह फैलता है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है। इनमें से बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग कौन से हैं जिनका संक्रमण है वह लैंगिक संपर्क से होता है? तो एड्स है यह तो वायरस से होता है, तो ये 1 नंबर इसमें नहीं आएगा। उपदंश या इसको सिफिलिस भी बोला जाता है, और सुजाक या गोनोरिया 2 और 3 जो रोग हैं ये बैक्टीरिया जनित रोग हैं जो लैंगिक संपर्क से फैलते हैं। अगला है, बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? बीसीजी जो वैक्सीन है यह किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, हेपेटाइटिस, पीलिया, यक्ष्मा और मलेरिया। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 यक्ष्मा। यक्ष्मा, टीबी या तपेदिक, ये सभी इसी रोग के नाम है वह होते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन जो है यह किसकी प्रतिरक्षा में दिया जाता है? टीबी या जो यक्ष्मा रोग हो जाता है इसकी प्रतिरक्षा में दिया जाता है। अगला है, विश्व की सबसे प्रमुख संक्रामक बीमारी है। विश्व की सबसे प्रमुख संक्रामक बीमारी है वह कौन सी है? तो वह है तपेदिक रोग या टीबी। अगला है, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी है। भारत के अंदर सर्वाधिक होने वाली टीबी है वह किसकी है? यकृत की, रक्त की, अस्थि की और फेफड़ों की। तो भारत में सर्वाधिक फेफड़ों की जो टीबी है वह होती है। अगला है, टाइफाइड का कारण है। टाइफाइड जो रोग है इसका कारण क्या होता है? तो साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है वह इसका कारक होता है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट से की जाती है? मियादी जो बुखार है इसकी पुष्टि है वह कौन से टेस्ट से की जाती है? मियादी जो बुखार है यह बोला जाता है टाइफाइड को। टाइफाइड जो है इसी को मियादी बुखार भी बोला जाता है, इसी को मोती जर्रा भी बोला जाता है और इसी को आंतर जवर भी बोला जाता है। आंतर जवर भी बोला जाता है। तो ये सभी नाम इसके याद रखना। और मियादी बुखार या टाइफाइड जो है इसके अंदर कौन सा परीक्षण होता है? इसमें होता है विडाल टेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 से होगा, इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट है वह इसके अंदर होता है जो इसकी पुष्टि करता है। अगला है, टीका जो मोती जर्रा से सुरक्षा प्रदान करता है। मोती जर्रा से सुरक्षा प्रदान करने वाला टीका है वह कौन सा है? तो वह है टीएबी। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव टाइफाइड पैदा करने वाला रोगाणु छोटी आंत में रिक्त स्थान के द्वारा प्रवेश करता है। मानव टाइफाइड पैदा करने वाला जो रोगाणु है यह छोटी आंत में किसके द्वारा प्रवेश है वह करता है? तो यह दूषित भोजन और जो पानी है इसके द्वारा प्रवेश करता है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड मेरी उपनाम रिक्त स्थान को दिया गया था। टाइफाइड मेरी जो नाम है यह मेरी उपनाम है, यह किसको दिया गया था? तो मेरी मेलोन। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? इनमें से संक्रामक रोग है वह कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, मधुमेह और टाइफाइड। तो संक्रामक रोग कौन सा होता है? यह होता है टाइफाइड। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, संक्रामक रोग हेजा का कारण है। संक्रामक रोग हेजा जो है इसका कारण है वह क्या होता है? तो इसका कारण होता है विब्रियो कोलेरा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। हेजा जो है यह विब्रियो कोलेरी जीवाणु है इसके द्वारा फैलता है। अगला है, लोक जो रोग है। लोक जो रोग है वह कौन? प्रोटोजोआ जनित, फफूंद जनित, विषाणु जनित और जीवाणु जनित।
कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 जीवाणु जनित। लोकजो जो रोग है वह किसको बोला जाता है? तो टिटनेस है, इसी को लोकजो रोग है वह बोला जाता है और यह जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला है, नीचे दो कथन में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है वह चुनना है। टिटेनस प्रोटोजोआ के कारण होता है। टिटनेस जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। पहला कथन इसके अंदर असत्य है, ये जीवाणु द्वारा टिटनेस है वह फैलता है। पर्टुसिस से पीड़ित व्यक्ति हूप की ध्वनि उत्पन्न करता है, ये कथन है वह इसके अंदर सत्य है। तो इसमें एक तो गलत है और दूसरा कथन है वह सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? कौन सा जीव है जो काला अजार जो बीमारी है इसका कारण है वह होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, लिजमेनिया या लिस्मेनिया। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 लिजमेनिया या लिस्मेनिया जो प्रोटोजोआ है इसके कारण काला अजार रोग है वह होता है। और ये जो काला अजार रोग होता है यह इसका संचार सिकता मक्खी, सिकता जो मक्खी है इससे यह संचारित होता है। अगला है, एड्स में रिक्त स्थान मुख्य रूप से प्रभावित होती है। एड्स रोग जो है इसके अंदर क्या प्रभावित होता है? तो इसमें प्रतिरक्षा तंत्र है वह प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, HIV विषाणु की लक्ष्य कोशिकाएं कौन सी हैं? HIV जो विषाणु है इसकी लक्ष्य कोशिकाएं हैं वह कौन सी होती हैं? तो वे होती हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं, WBC हैं, वे इसकी लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। अगला है, HIV के लिए प्रयुक्त है। HIV है इसको बोला जाता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। सॉरी, ह्यूमन है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला है, एड्स रिक्त स्थान के द्वारा नहीं फैलता है। एड्स इससे नहीं फैलता है? संक्रमित सुई का प्रयोग, संक्रमित माता से भ्रूण, रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाना। रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? एड्स जो है इसमें इसके उपचार में किस प्रकार की औषधि है उसका प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एंटी रेट्रोवायरल, एंटीबॉडीज और एंटीसेप्टिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एंटी रेट्रोवायरल जो औषधि है इसका प्रयोग एड्स के उपचार में किया जाता है। अगला है, एड्स होने के कारणों का चयन करें। संक्रमित रोगी से लैंगिक संपर्क बनाने से एड्स फैलता है। दूषित रक्त आदान द्वारा भी एड्स फैलता है। संक्रमित माता से संतान को और बिस्तर तथा कपड़े साझा करने से। तो इसके अंदर कौन से ऑप्शन है वह सही होंगे? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। 1, 2 और 3। संक्रमित रोगी जो है इसे लैंगिक संपर्क बनाने से एड्स फैलता है। दूषित रक्त आदान द्वारा भी संक्रमित माता से संतान को हो सकता है। बिस्तर तथा कपड़े साझा करने से एड्स नहीं फैलता है। तो 4 नंबर इसमें नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से एड्स के संभावित कारण नहीं है? कुओं और तालाबों का अशुद्ध पानी पीना एड्स इससे नहीं फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना इससे भी नहीं फैलता है। इंजेक्शन लगाने की सुई अथवा रक्तदान द्वारा फैल सकता है। संक्रमित माता से गर्भ में शिशु को यह भी हो सकता है। तो संभावित कारण है वह A और B नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एलिसा जो परीक्षण है इसके द्वारा किसका निदान किया जाता है? तो एलिसा जो परीक्षण है यह करते हैं एड्स के प्रतिरक्षियों का। एलिसा परीक्षण है वह किया जाता है और एक PCR जांच भी इसी के अंदर की जाती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है यह भी एड्स रोगियों की जाती है। एलिसा जो है इसकी फुल फॉर्म है वह होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट अस्से, ये इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। तो एलिसा परीक्षण और PCR जांच है ये दोनों एड्स रोगियों की होती है। अगला है, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में रिक्त स्थान का संचय हो जाता है। पीलिया जो है इसके अंदर क्या हो जाता है? रक्त में बिलीरुबिन जो है इसका संचय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है?
इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और हेपेटाइटिस। तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों तो मच्छर के काटने से होते हैं, हेपेटाइटिस है वह नहीं होता है। अगला है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो आप सभी जानते हैं प्लेटलेट्स की जो संख्या है ये डेंगू रोग के अंदर कम हो जाती है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, रेबीज अलरक किसके द्वारा होता है? रेबीज जो रोग है यह किसके द्वारा होता है? तो किसी पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग है वह होता है, और यह एक वायरस जनित रोग है। यह एक वायरस जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। रेबीज जो रोग है इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया भी इसको कहा जाता है। रेबीज का जो टीका है वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था लुई पास्चर द्वारा। लुई पास्चर है इनके द्वारा बनाया गया था। अगला है, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया जो रोग होता है यह कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? क्यूलेक्स एनाफिलीज मादा मच्छर, डेंगी और नर एनाफिलीज मच्छर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से यह रोग है वह फैलता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है इसका वाहक है वह होता है मच्छर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस रोग के रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? कौन सा रोग है जिसका रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? टाइफाइड, निमोनिया, स्वाइन फ्लू और मलेरिया। कौन सा होगा? मलेरिया। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। प्रोटोजोआ है इससे होने वाले रोग हैं वह कौन कौन से हैं? तो पहला तो है मलेरिया, पहला तो होगा मलेरिया। एक होता है काला जवर रोग। पेचिस रोग है वह भी प्रोटोजोआ से फैलता है। पायरिया जो रोग है यह भी इसी से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी चरण जो मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जा सकता है। मलेरिया परजीवी चरण जो मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जा सकता है वह स्पोरोफाइट्स, बीजाणु उद्भिद, गेमेटोसाइट्स, युग्मक जनक, सिस्ट और स्पोरोजाइट्स। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, स्पोरोजाइट्स। अगला है, कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। कुनेन जो है यह मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, यह प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एस्कारिस लम्ब्रिकोइडीज विषाणु द्वारा, साल्मोनेला टाइफी, माइकोप्लाज्मा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जीवाणु। तो कौन सा है वह इसके अंदर युग्म सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह प्रोटोजोआ। तो 3 नंबर है वह इसके अंदर सुमेलित है वह पूछा तो सुमेलित 3 नंबर है। अगला है, मच्छर से फैलने वाला रोग है। मच्छर से फैलने वाला रोग है वह कौन सा है? मलेरिया, पीत जवर और कैंसर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। 1 और 2 जो हैं ये रोग मच्छर से फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीत जवर येलो फीवर रोग है। येलो फीवर जो रोग है यह किससे फैलता है? तो यह विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? उल्टी और दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो ये हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू फलीज द्वारा फैलाया जाता है? कौन सा रोग है जो आमतौर पर पिस्सू या फलीज जो हैं इनके द्वारा फैलाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, चेचक, टेटनेस, सन्नीपात और पीला बुखार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 पीला बुखार। अगला है, इसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी जो है इसका उपयोग है वह किसके इलाज में किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कैंसर के उपचार में।
अगला है निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? इनमें से कौन सा रोग है वह असंक्रामक है? एड्स, कैंसर, कोरोना, सामान्य जुकाम। तो कैंसर रोग है यह असंक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन अथवा अबूर्त ट्यूमर निर्माण जिसके बाद में असहनीय दर्द होता है, ये निम्नलिखित में से किस रोग के कारण और लक्षण हैं? तो आप जानते हैं ये हैं कैंसर के लक्षण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? तो कैंसर है यह एक असंक्रामक रोग होता है। अगला है निम्न में से किसमें रासायनिक कैंसर कारक पाया जाता है? कौन सा है जिसके अंदर रासायनिक कैंसर कारक है वह पाया जाता है? यूवी किरणें, पैराबैंगनी किरणें, एक्सरे, तंबाकू का धुआं और गामा किरणें। तो तंबाकू का जो धुआं होता है इसके अंदर रासायनिक कैंसर पाया जाता है। अगला है कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर का जो उपचार है वह किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? तो कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है H1 और N1 है। H1 और N1 जो वायरस है यह किस बीमारी से संबंधित है? तो ये स्वाइन फ्लू का, आप सभी जानते हैं स्वाइन फ्लू जो है यह H1N1 वायरस के कारण फैलती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है सुमेलित करना है। ये कैंसर के प्रकार दे रखे हैं एक तरफ, और एक तरफ है वह जांच की विधि दे रखी है। तो गर्भाशय गिरवा का जो कैंसर है इसकी जांच है वह पेप स्मेयर। स्तन जो कैंसर है इसकी जांच मेमोग्राफी है, इसकी जांच की विधि। फेफड़ों का जो कैंसर है इसका छाती का एक्सरे। प्रोस्टेट कैंसर है इसमें PSA। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित है। डैश जो आहार है वह किन रोगियों को दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है जिनको उच्च रक्तचाप है वह होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित विषाणु में कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? आम सर्दी का कारण है वह कौन सा बनता है? तो यह बनता है राइनो वायरस। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से कौन सा है वह संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं चिकन पॉक्स, हैजा, कैंसर और तपेदिक। तो आप सभी जानते हैं कैंसर है यह एक संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जल जनित रोग है? इनमें से कौन सा है वह जल जनित रोग है? पोलियो, उल्टी होना, दस्त होना, ये सभी। तो ये सभी रोग हैं वे जल जनित रोग हैं। जल जनित रोग हैं। जल जो है इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पोलियो है, हैजा है, अतिसार, पेचिस, ये रोग हैं वे जल द्वारा फैलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से रोग वायु द्वारा संचारित होते हैं? इनमें से कौन से रोग हैं जो वायु द्वारा संचारित होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, कैंसर और पोलियो। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 A और B। ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक और जो इन्फ्लुएंजा है ये रोग हैं वह वायु द्वारा फैलते हैं। वायु द्वारा कौन कौन से रोग हैं वह फैलते हैं? तो तपेदिक, चेचक, खसरा, डिप्थीरिया, निमोनिया, काली खांसी, छोटी माता, ये सभी रोग हैं वह वायु द्वारा फैलते हैं। अगला है संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित हैं। संक्रामक रोग हैं वह कौन कौन से हैं? कैंसर जो है यह संक्रामक रोग नहीं होता है, यह एक असंक्रामक रोग है। उसके बाद में दे रखा है हैजा, गठिया, आर्थराइटिस, ये भी एक संक्रामक रोग नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। B और D, हैजा और स्वाइन फ्लू हैं ये संक्रामक रोग होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण हैं? इनमें से कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण हैं? ऑप्शन दे रखे हैं चिकन पॉक्स, कैंसर। कैंसर होता है असंक्रामक रोग, तो आप B ऑप्शन है यहां से हटा सकते हैं।
बी ऑप्शन है उसको यहाँ से हटा सकते हैं। मधुमेह रोग है, यह भी एक संक्रामक रोग नहीं है, तो ए भी हट जाएगा। 3 ए, सी और ई है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटियासिस रोग होता है। एलिफेंटियासिस रोग है वह किससे होता है? क्यूलेक्स मच्छर से, एनोफिलीज मच्छर से, प्लाज्मोडियम से, वुचेरेरियाई ब्रैंक्टोफटाई से। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 एलिफेंटियासिस रोग है यह वुचेरेरियाई ब्रैंक्टोफटाई से होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? कौन सा विषाणु है वह फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? ऑप्शन दे रखे हैं निपा वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV। कौन सा होगा? निपा वायरस। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स रिक्त स्थान के उत्पाद हैं। प्रतिजैविक जो होते हैं वह किसके उत्पाद होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं कवक और जीवाणु, कवक और विषाणु, जीवाणु और विषाणु, परजीवी और विषाणु। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 कवक और जीवाणु है, इसके उत्पाद होते हैं प्रतिजैविक। अगला है कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में होता है। कौन सा होगा? म्यूकर राइजोपस, पेनिसिलियम, पक्सिनिया। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, पेनिसिलियम है, इसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में होता है। अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन निम्नलिखित के उदाहरण हैं। ये तीनों है वह किसके उदाहरण हैं? तो ये एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक के उदाहरण हैं। अगला है एथिलीट फूट संक्रामक रोग है। एथिलीट फूट जो संक्रामक रोग है वह किससे होता है? फफूंद जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, विषाणु जनित। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, यह रोग है वह फफूंद जनित रोग है। अगला है निम्न में से कौन सा मच्छर जापानी एन्सीफेलाइटिस के संचारण के लिए उत्तरदायी है? जापानी एन्सीफेलाइटिस के संचारण के लिए कौन सा मच्छर है वह उत्तरदायी होता है? तो यह होता है क्यूलेक्स। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है डीपीटी का विस्तार है। डीपीटी है इसका फुल फॉर्म है वह क्या होता है? तो इसका होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। डीपीटी का जो टीका होता है यह किसके लिए? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस है, इनके लिए यह लगाया जाता है। अगला है कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? कौन से जीवाणु से मानव के अंदर काली खांसी रोग है वह हो जाता है? तो यह होता है बोर्डीटेला पर्टुसिस से। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। H5N1 वायरस जो है इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है बर्ड फ्लू रोग। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। एक मनुष्य में 44+XO गुणसूत्र पाए जाते हैं, वह है टर्नर का सिंड्रोम, डाउन का सिंड्रोम, जेकब का सिंड्रोम और मंगोलियन मूर्ख। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, यह होता है टर्नर का सिंड्रोम। टर्नर का सिंड्रोम जो रोग है यह स्त्रियों के अंदर होता है। यह रोग है वह स्त्रियों के अंदर होता है। जो स्त्रियां टर्नर का सिंड्रोम रोग है इससे ग्रसित होती हैं उनके अंदर जो गुणसूत्र हैं इनकी संख्या होती है 45। गुणसूत्र की संख्या है वह इनके अंदर 45 है वह होती है। अगला है टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा नैदानिक लक्षण नहीं है? कौन सा नैदानिक लक्षण है वह इसके लिए नहीं है? गोल चेहरे के साथ चौड़ी एडी, जालदार गर्दन, सूजे हुए हाथ पैर, वस्तुतः कोई अंडाशय नहीं। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर से होगा? टर्नर सिंड्रोम का लक्षण गोल चेहरे के साथ चौड़ी ठोड़ी ये नहीं होता है। अगला है वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? वर्णांध व्यक्ति जो होता है वह कौन से रंगों के अंदर अंतर नहीं कर पाता है? तो लाल और जो हरा है इनके अंदर वह अंतर नहीं कर पाता है। आनुवांशिक यदि रोगों की हम बात करें तो आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं? पहला तो है वर्णांधता, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग है यह भी एक आनुवांशिक रोग है वह होता है। टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम,
डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम है, इसको मंगोलिज्म भी बोला जाता है। पटाऊ सिंड्रोम, ये सभी रोग हैं वह आनुवांशिक रोग हैं वह होते हैं। अगला है गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प है उसका चयन करना है। त्रिगुणसूत्रता 13, त्रिगुणसूत्रता 13 है, इसके अंदर होगा पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ जो सिंड्रोम है इसके अंदर क्या होता है, 13वीं जोड़ी जो गुणसूत्र हैं इसमें अपृथक्करण के कारण रोगी के अंदर कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है वह 46 की जगह 47 हो जाती है। तो 13वीं जो जोड़ी गुणसूत्र है इसके अंदर त्रिगुणसूत्रता इसमें होगा पटाऊ सिंड्रोम। त्रिगुणसूत्रता 18, त्रिगुणसूत्रता 18 है, इसके अंदर होगा एडवर्ड सिंड्रोम। और त्रिगुणसूत्रता 21 है, इसके अंदर होगा डाउन सिंड्रोम। अगला है एक अक्ष गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला रोग है। एक अक्ष गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला रोग है वह है टर्नर सिंड्रोम। मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है, मनुष्य के अंदर डाउन सिंड्रोम का कारण है वह क्या होता है, तो क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति है उसकी उपस्थिति है वह डाउन सिंड्रोम का कारण है वह होती है। वर्णांतता के जीन रिक्त स्थान पर स्थित होते हैं। वर्णांतता है, इसके जीन रिक्त स्थान पर तो अक्ष गुणसूत्र पर ये स्थित होते हैं। अगला है निम्न में कौन सा विकार आनुवांशिक नहीं है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम और वर्णांतता। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये एक आनुवांशिक विकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक आनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्य नहीं जमता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है वंशावली विश्लेषण में देखा गया है कि केवल लड़के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि लड़के ही क्यों होते हैं, क्योंकि यह एक लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है, इस कारण। अगला है पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम है यह किसकी अधिकता से होता है, नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट्स जो हैं इनकी अधिकता से हो जाता है। अगला है मिनी माता रोग का कारण है। मिनी माता जो रोग है इसका कारण है वह होता है मरकरी या पारा। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, कौन से जीव का है, तो यह होता है डाइटम का। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है वायरस जनित संक्रामक रोग है, इनमें से कौन सा है वह वायरस जनित संक्रामक रोग है, मोती जर्रा, हैजा, खसरा और क्षय। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, खसरा। अगला है पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया था, पोलियो का जो टीका है यह प्रथम बार किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वे थे जोन्स साल्क। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया जीन रिक्त स्थान पर उपस्थित होता है। थैलेसीमिया जो जीन है यह कहां पर स्थित होता है, तो यह होता है एक अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम पर। अगला है हृदयाघात के कारण है, हृदयाघात है इसके कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना। तो ये सभी कारण हैं ये हृदयाघात के होते हैं। अगला है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अल्जाइमर में मानव मस्तिष्क से वह प्रभावित होता है। अगला है जठर शोथ गैस्ट्राइटिस मानव शरीर में किस भाग को प्रभावित करता है। जठर शोथ जो है यह मानव शरीर के अंदर उदर जो है इसको प्रभावित करता है, उदर या पेट। ओन्कोजीन्स का संबंध किस रोग से है, ओन्कोजीन्स जो है इसका संबंध है वह किस रोग से होता है, तो यह होता है कैंसर से। 3 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, कोलिफॉर्म जो जीवाणु हैं ये पाए जाते हैं मानव आंत में। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है कोरोना विषाणु है, कोरोना जो विषाणु है वह है एक रज्जु की आरएनए विषाणु। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। कोरोना जो विषाणु है यह एक रज्जु की आरएनए विषाणु होता है। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण जो कार्यक्रम है यह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था 2021 में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है आगामी परीक्षाओं में, तो याद रखना। अगला है, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? कौन सी फंगस है वह ब्लैक फंगस रोग का कारण है? ऑप्शन दे रखे हैं, म्यूकर, लाइकोपोडियम, पेनिसिलियम, लेप्टोस्पाइरा। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें से होगा? ऑप्शन नंबर 1 म्यूकर। अगला है, भारत का प्रथम देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है। भारत का प्रथम देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है वह कौन सा है? तो वह जाइकोव डी टीका है। यह जाइकोव डी जो टीका है यह बनाया गया था 12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं इनके लिए। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई थी, तो आप सभी जानते हैं जो मवेशी हैं इनके अंदर स्वास्थ्य समस्या है वह लंपी डिजीज के कारण हुई थी। अगला है, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। अल्प विराम के आकार के जीवाणु हैं उनको कहा जाता है विब्रियो। एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एपिस फ्लोरिया जो है यह किससे संबंधित है? तो यह मधुमक्खी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच निदान में काम आती हैं? किस प्रकार की दवाइयां जो हैं वह अपच के निदान में काम आती हैं? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो होती है एंटा एसिड प्रत्यामल। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? इनमें से कौन सा रोग है वह एक ऑटो इम्यून रोग है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर रोग। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, यह एक ऑटो इम्यून रोग है। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं। दस्त के लिए उत्तरदायी जो ई कोलाई जीवाणु हैं वे होते हैं ग्राम ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, यदि एक व्यक्ति दस्त से पीड़ित है तो क्या कदम उठाने चाहिए? तो उसको पर्याप्त मात्रा में ORS है वह देना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। अगला है, ग्लूटेन मुक्त आहार उन व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित हैं। ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों को प्रस्तावित किया जाता है जो सीलियक रोग से पीड़ित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? मनुष्य के अंदर इंसेफेलाइटिस है वह किस वाहक से होता है? तो यह क्यूलेक्स से। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है, चिकनगुनिया है एक आनुवंशिक रोग, अभाव रोग, रोगजनक जन्य रोग और जन्मजात रोग। तो यह एक रोगजनक जन्य रोग है चिकनगुनिया। 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा था? 1796 के अंदर चेचक का टीका है वह किसके द्वारा खोजा गया था? तो यह खोजा था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन से मानव रोग का पूर्णतया उन्मूलन हुआ है? कौन सा रोग है जिसका पूर्णतया उन्मूलन है वह हुआ है? तो यह हुआ छोटी चेचक का। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है, भारत सरकार ने रिक्त स्थान तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक? तो 2025 तक। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ऐसा रोग जो किसी क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से उपस्थित होता है कहलाता है। ऐसा रोग जो किसी क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से उपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो उसे कहते हैं इंडेमिक। निम्न में से कौन से रोग असंक्रमित हैं? इनमें से कौन से रोग हैं वह असंक्रमित हैं? डायबिटीज है, यह एक असंक्रमित रोग है। कैंसर है, यह भी एक असंक्रमित रोग है। तो 1 और 3 और 1 दे रखा कोविड सामान्य जुकाम का, तो 1 और 3 इसमें सही होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं। अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं। किससे होते हैं? तो मल मौखिक मार्ग से। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए जीवाणुओं के कारण होता है। हेमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। कुष्ठ रोग एक विषाणु नहीं कुष्ठ रोग है, यह जीवाणु द्वारा होता है। कुष्ठ रोग जो है यह जीवाणु द्वारा होता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा?
ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा, ए और सी है वह इसके अंदर सही है। बी भी इसके अंदर असत्य है, जीवाणु नहीं होगा, हेपेटाइटिस है, यह वायरस, हेपेटाइटिस ए जो है यह वायरस के कारण होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी दवा अपच और सीने में जलन से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? तो कौन सी की जाती है? अम्लत्वनाशक एंटा एसिड, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है, मानव में कृमि से होने वाले रोगों की पहचान है वह करनी है। रिंगवर्म, एम्बीबियसिस, एस्केरियसिस, एलिफेंटियसिस, तो कौन से रोग हैं वह मानव के अंदर कृमि द्वारा फैलते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो 3 और 4 जो है, एस्केरियसिस और एलिफेंटियसिस, ये रोग हैं वह कृमि द्वारा फैलते हैं। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। वायरस जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग है इसके अंदर होगा चिकन फॉक्स। जीवाणु जनित रोग है इसके अंदर होगा तपेदिक या टीबी जो है। प्रोटोजोआ जनित रोग है इसके अंदर होगा मलेरिया, और कुपोषण के कारण है वह उसमें होगा क्वासियोरकर। अगला है, यौन संचारित रोग का उदाहरण है टीबी, कैंसर, गोनोरिया, तो गोनोरिया या सुजाक रोग है यह यौन संचारित रोग होता है। सुमेलित करना है, रोग दे रखे हैं और एक तरफ इनके कारक या जीव हैं उनको दे रखा है। पहला है फाइलेरियासिस रोग है, यह किससे? तो बुचेरिया से। न्यूमोनिया है, यह होगा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। उसके बाद में टाइफाइड है, यह सेल्मोनेला, और मलेरिया है यह प्लाज्मोडियम। तो इसके अंदर 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला है, सुमेलित करना है, पाचन तंत्र के रोग और प्रभावित अंग हैं वह दे रखा है। तो पीलिया है, इससे क्या, कौन सा अंग है वह प्रभावित होता है? पीलिया से होता है लीवर। उसके बाद में दे रखा है उल्टी, उल्टी है इससे प्रभावित होता है आमाशय। कब्ज, कब्ज है इससे होता है बड़ी आंत प्रभावित, और अतिसार डायरिया है इससे होता है छोटी आंत प्रभावित, छोटी आंत प्रभावित। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। 3, 1, 4, 2। अगला है, सुमेलित करना है, रोग दे रखा है और संचरण का माध्यम है वह दे रखा है, इनको सुमेलित करना है। पहला दे रखा है मलेरिया, मलेरिया है यह फैलता है मच्छर से, तो ए के अंदर होगा 4, ठीक है। हेपेटाइटिस ए है यह फैलता है पानी से, बी में होगा 3। खसरा, खसरा है यह फैलता है हवा से, और हेपेटाइटिस बी है इसमें होगा लैंगिंग। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, कारण दे रखे हैं और व्यवसाय से संबंधित रोग हैं वह दे रखे हैं। कोयले का चूरा है इससे कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे हो जाता है एंथ्राकोसिस। एस्बेस्टोस है इससे हो जाता है फेफड़ों का कैंसर। लोहे तत्व या आयरन है इससे हो जाता है साइडरोसिस, और वाष्पशील एमीन है इससे हो जाता है मूत्राशय का कैंसर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किनके द्वारा ले जाया जाता है? ऑक्सीजनित जो रुधिर है यह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, धमनियों द्वारा, शिराओं द्वारा, धमनियों और शिराओं दोनों, और लिम्फ या लसिका द्वारा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, धमनियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण रुधिर है, सीरम व प्लेटलेट्स, सीरम व कणिकाएं, प्लाज्मा व कणिकाएं, और प्लाज्मा व प्लेटलेट्स। तो संपूर्ण रुधिर है वह क्या होता है? तो यह प्लाज्मा और कणिकाएं, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 में रक्त प्लाज्मा दे रखा है, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC हैं वह दे रखी हैं, और प्लेटलेट्स हैं इनके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले रक्त प्लाज्मा जो है इसमें होगा, पहला कोशिकाएं इसमें निलंबित होती हैं। हीमोग्लोबिन है
यह क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन से आबंधित होकर इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ये रोगाणुओं से लड़ना इनका कार्य होता है। प्लेटलेट्स हैं, ये क्या काम करती हैं, ये रुधिर का थक्का जो बनाने का काम है वह करती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? रक्त का कौन सा भाग है जो खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? रक्त प्लाज्मा के जो ग्लोबुलिन है वह किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन दे रखा है, रक्त के थक्के, रक्षा तंत्र, ऑक्सीजन परिवहन, परासरणी संतुलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2, रक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला है, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं वे हैं? कौन सी होती हैं? तो आप सभी जानते हैं WBC होती हैं, श्वेताणु। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं पाई जाती हैं। मानव रक्त के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं RBC, इरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में RBC की तुलना में WBC की जो संख्या है यह RBC की तुलना में कम होती है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। RBC की जो संख्या है यह ज्यादा होती है WBC से। अगला है, कौन सा कथन सत्य है? श्वेताणु जो WBC हैं ये केंद्र रहित होते हैं। वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं पलीहा में नष्ट होती हैं। बिंबाणु का उत्पादन यकृत में होता है। अकणी श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन व हिपेरिन स्रावित करती हैं। तो इसके अंदर कौन सा कथन सत्य है? 2 नंबर कथन है वह इसमें सत्य है। श्वेताणु जो है यह केंद्र होता है। केंद्र किसके अंदर होता है? केंद्र रहित नहीं होती हैं। वर्त व क्षतिग्रस्त तो RBC होती हैं, यह पलिया में नष्ट होती हैं, ये इसके अंदर सत्य है। अगला है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है? आप सभी जानते हैं RBC में, लाल रक्त कणिकाओं में। अगला है, रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन जो है इसका क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? एक जो स्वस्थ वयस्क पुरुष है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा है वह कितनी होती है? तो ये होती है 12 से 18 ग्राम 100 मिली रक्त। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। गर्भवती महिला जो है इसमें सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है वह कितना होता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, 11। अगला है, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर जो ब्लड कैंसर है का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? ल्यूकीमिया या जो रक्त का कैंसर है ये होता है WBC में असामान्य वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का मुख्य अंग है। मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का प्रमुख अंग है वह कौन सा है? तो वो होता है तिल्ली या पलीहा। अगला क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, इनका चयन करना है। ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें कोई केंद्रक नहीं होता है, वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े हैं, इनमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये कथन असत्य है। ये RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। 3 नंबर हो गया असत्य, तो इसके अंदर ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला है, वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं, वे प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते हैं, ये कथन भी असत्य है। ये कार्य किया जाता है WBC द्वारा। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 और 4 है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन है, श्वेताणु WBC जो है जिनमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं वे हैं? कौन से होते हैं? ऑप्शन दे रखा है, बेसोफिल, लसिकाणु, इओसिनोफिल, एक केंद्राकाणु, मोनोसाइट। कौन सा ऑप्शन सी होगा? तो एक केंद्रकाणु मोनोसाइट्स हैं वह होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है?
रक्त का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना पहला ही कार्य है, वह रक्त का नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका है वह किसके द्वारा निभाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र है वह उत्तरदायी है? परिसंचारी तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र। तो कौन सा होगा? परिसंचारी तंत्र। अगला है, ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण रिक्त स्थान के आधार पर किया जाता है। ब्लड ग्रुप जो है इनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इनका वर्गीकरण है वह किया जाता है। एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजन रिक्त स्थान भी मौजूद होते हैं। एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजन जो हैं ये मौजूद होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, लाल रक्त कोशिकाएं। एबीओ रक्त समूह है किसका उदाहरण है? एबीओ जो रक्त समूह है यह किसका उदाहरण है? तो यह है बहुएलील और सह प्रभाविता का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या है वह किसके द्वारा की गई थी? तो यह की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि रिक्त स्थान की सतह पर स्थिर होता है। आरएच कारक जो प्रतिजन है यह किसकी सतह पर स्थित होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, आरबीसी जो है इनकी सतह पर यह स्थित होता है। अगला है, वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया था वह हैं। किन्होंने किया था? तो यह किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है, 2 कथन दे रखे हैं। रक्त आधार ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचारित किया जाता है। यह कथन सत्य है। पहला रक्त संचरण कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा किया गया था, यह कथन असत्य है। तो इसमें एक कथन है वह सत्य है। पहला जो कथन है यह सत्य है। पहला जो रक्त संचरण है यह कार्ल लैंड स्टीनर है, इन्होंने नहीं किया था, यह किया था जेम्स ब्लंडेल हैं, इनके द्वारा यह किया गया था 1818 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? सार्वभौमिक दाता है वह कौन सा होता है? तो वह होता है O-, और सार्वभौमिक ग्राही है वह होता है AB+। सार्वभौमिक ग्राही है वह होता है AB+, और सार्वभौमिक दाता है वह होता है O-। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? तो यह है AB+। असंगत का चयन करना है, डीपीटी टिक्का है, डॉट से 6 रोग में AB+ सर्वाधिक दाता नहीं है, यह सर्वाधिक ग्राही है वह होता है। 3 नंबर है वह इसमें असंगत है। अगला है, बी जो रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है। बी रुधिर वाला व्यक्ति जो है यह किन किन को रक्तदान है वह कर सकता है? कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा इसके अंदर? तो बी वाला जो है यह बी को कर सकता है और AB को कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। बी और AB हैं, इनको यह रुधिर दान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है वो है AB+, जबकि रिक्त स्थान रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। तो AB+ वाला सभी से ले सकता है और O- सभी को दे सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला है, किस रुधिर समूह है कि लाल रक्त कोशिकाओं में A तथा B दोनों प्रतिजन या एंटीजन है वह पाए जाते हैं? कौन सा होगा? किस रुधिर वर्ग की लाल रक्त कोशिकाओं में A तथा B दोनों प्रतिजन है वह पाए जाते हैं?
ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, ए बी और ओ। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 ए बी। ए बी जो है इसके अंदर ए तथा बी प्रतिजन पाए जाते हैं। अगला है सुमेलित करना है और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं इनके बारे में बताना है। ए जो है ब्लड ग्रुप, इसके अंदर एंटीबॉडी है वह कौन सी पाई जाती है? तो इसमें होगा बी। एंटीबॉडी बी है वह इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद में दे रखा है बी है इसके अंदर एंटीबॉडी है वह ए पाई जाती है। उसके बाद में है ए बी है इसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है तो इसमें नील होगा। ओ जो है इसके अंदर एंटीबॉडी है वह कौन सी पाई जाती है? तो इनमें ए और बी एंटीबॉडी है वह पाई जाती है। तो इसके अंदर ए के अंदर है 3, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। 4 नंबर ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसके रक्त समूह में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है? बी प्रतिरक्षी है जिसके अंदर, तो बी प्रतिरक्षी है वह कौन से के अंदर होता है? तो वह होता है ए ब्लड ग्रुप के अंदर। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बी है यह होता है ए ब्लड ग्रुप के अंदर। ए वाला है यह किस से रुधिर ले सकता है? तो यह ए और या ओ से। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? सार्वत्रिक ग्राही है वह कौन सा होता है? तो वह होता है एबी। एबी के अंदर एंटीबॉडी जो है ये होती है अनुपस्थित। एंटीबॉडी जो है यह एबी के अंदर नहीं होती हैं। तो इसमें दे रखा है कोई भी प्रतिजन नहीं, तो ये असत्य है। ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं, ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही है। इसमें ए व बी तो प्रतिजन होते हैं और एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी हैं वह इसके अंदर नहीं होती हैं। अगला है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? कौन सा खून है वह उसे दिया जाना चाहिए? तो उसको O और RH- ये ब्लड दिया जाएगा। अगला है, ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित है वह किया जा सकता है? तो 35 से 45 दिन तक। ऑप्शन 2 है वह सही होगा। अगला है, किन परिस्थिति में प्रतिजन और प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? प्रतिजन और प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया जो है वह किस परिस्थिति के अंदर होगी? ऑप्शन दे रखे हैं, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है उसे ए रक्त समूह दिया जाए, जिसका रक्त समूह ए बी है उसे बी रक्त समूह दिया जाए, रक्त समूह ए है उसे ओ रक्त समूह दिया जाए, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है उसे ए रक्त समूह दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित है? कोरोनरी अटैक, सहवैनी विस्फारण, एथीरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में अवरोध। तो ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। एथीरोस्क्लेरोसिस जो है यह धमनियों में अवरोध है, इसको कहा जाता है। अगला है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। मानव रुधिर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है इसका सामान्य स्तर है वह होता है 180 से 200 mg/। अगला दे रखा है, किसी पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा रक्तदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, उस व्यक्ति का वजन 45 kg से अधिक होना चाहिए, व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए, उसके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 8 से 12 के बीच होना चाहिए, उस व्यक्ति ने पिछले 2 वर्षों में रक्तदान नहीं किया हो। डी तो असत्य है। रक्त हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वह होता है 12 से 16 एक सामान्य व्यक्ति में। तो सी भी असत्य है। इसमें ए व बी है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 4। यदि 2 अलग अलग समूह में रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होती है? 2 अलग अलग रक्त समूह हैं, इनको आपस में मिला दिया जाए तो कौन सी समस्या होती है? तो ये होती है एग्लूटिनेशन। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, समूहन। अगला है, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन को सक्रियण को रोकता है। रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदन जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है उसको क्या कहते हैं? हिपेरिन, फाइब्रिन,
हिस्टामिन और साइटोकाइन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 हिपेरिन। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक अक्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, तुम मौत के लिए लहूलुहान हो जाओगे, त्वचा की सतह पर एक पपड़ी बन जाएगी, प्लेटलेट्स कट के किनारों और एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक पलक बनाना, थक्के से परे ऊतकों में रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है, वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक वयस्क जो मनुष्य है इसमें सामान्य रक्तचाप है वह कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। परकुंचन दाब सिस्टोलिक ये 120 और अनुशीतलन दाब डायस्टोलिक यह 80। अगला है, रक्तचाप मापन के लिए उपयोग में लिए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप जो है इसका मापन कौन से यंत्र द्वारा किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन सही होगा 3 स्पिग्मोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। यह रोग है वह किस कारण होता है? तो पति है वह RH+ तथा पत्नी RH- होने पर यह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है जिसमें RH कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह जो रोग होता है इसके अंदर क्या होता है? तो दूसरा जो शिशु होता है उसकी मौत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पिता RH सहित तथा माता RH हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद क्या दिया जाता है? तो उसे देते हैं रहोगाम प्रतिरक्षी। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, RH असंगतता एक अवस्था है जो विकसित होती है। यह कब विकसित होती है? तो RH ऋणात्मक गर्भवती महिला के गर्भ में RH धनात्मक रुधिर वाला शिशु हो तब यह विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा IgA। अगला है, निम्न में से कौन रुधिर वर्ग वंशागति का अनुप्रयोग नहीं है? कौन सा नहीं है? जनकीय विवादों का समाधान, नवजात ब्लड हीमोलिसिस का उपचार, हीमोफीलिया जैसे आनुवंशिक विकारों का उपचार, HIV फर्स्ट और HIV-2 संक्रमण का उपचार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? शरीर के अंदर लोहे की कमी से कौन सी बीमारी है वह हो जाती है? तो यह होती है रक्त क्षीणता या एनीमिया। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। RBC की कमी से पूछे या लोहे की कमी से, तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग है वह हो जाएगा। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। RBC है इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है इसके अंदर पाया जाता है लोहा Fe। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त क्षीणता एनीमिया का मुख्य कारण है, क्या होगा? तो लोह की कमी। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार है, कौन सा विकार है वह सर्वाधिक देखा जाता है? तो यह देखा जाता है रक्ताल्पता या एनीमिया। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है, कौन सी विटामिन है जिसका प्रयोग है वह रक्ताल्पता या एनीमिया की रोकथाम के लिए किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 3 फोलिक एसिड और विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीजनी रक्त का वहन करता है? ऑक्सीजनी जो रक्त होता है इसका वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये करती हैं पल्मनरी शिरा और सिस्टमिक धमनी। ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसके अंदर सही होगा। अगला है, किस पदार्थ का रक्त आदान में स्कंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ का रक्त आदान में स्कंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम कार्बोनेट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सोडियम सिट्रेट।
अगला है धूम्रपान शरीर में रिक्त स्थान ऑक्सीजन की कमी कर देता है। हृदय गति बढ़ाकर, शरीर में निकोटीन का स्तर बढ़ाकर, हिमबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाकर, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाकर। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाकर यह ऑक्सीजन की कमी कर देता है। अगला है रक्त वाहिकाओं के संकुचन एवं प्रसार का कारण है। रक्त वाहिकाएं जो हैं इनमें संकुचन एवं प्रसार का कारण है वह क्या होता है, तो ये होती हैं चिकनी पेशियां। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा।